सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो कल जो आपका पहला पेपर हुआ था, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इसके क्वेश्चंस जो है वो आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आपने ये पेपर किया भी होगा। और अब इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। एक एक प्रश्न का पूरा विस्तार पूर्वक बताऊँगा। इस पूरे पेपर को सॉल्यूशन करने का अर्थ ये है कि आपका जैसे ये पेपर 14 दिन तक चलेंगे, यानी कि 14 दिन में आपके बहुत सी चीज़ें क्लियर होने वाली है। लगभग आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, साथ साथ में बहुत सी चीज़ें हैं जो वो कवर होंगी। ठीक है, तो आप ने ये पेपर कर लिया होगा। ठीक है, तो आप अपने जो भी आंसर है वो इस वीडियो के माध्यम से मिलाना, ठीक है, ताकि आपको अपने स्तर का पता चल सके। ठीक है, अगर किसी ने ये ज्वाइन करने हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर शाम को 8 बजे पेपर भेजा जाता है। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, यदि एम पी एस बराबर 0.5 हो तो के का मान बताना है, यानी कि हमें गुणक का मान बताना है। ठीक है, तो देखिए, जब हमें एमपीएस, ठीक है, क्या ज्ञात करना हो, हमें एमपीएस ज्ञात करना हो तो इसका के ज्ञात करना हो तो इसका फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको, 1/एमपीएस। ठीक है, जो हमें प्रश्न में अगर हमें एमपीएस दिया हो तो, ठीक है, तो 1 में ये 0.5 लगाएंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा, कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा सी। इसके बाद में बात करते हैं दूसरे प्रश्न की कि गुणक का आकार किस पर निर्भर करता है। गुणक का आकार किस पर निर्भर करता है, तो देखिए, गुणक का आकार जो है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर भी निर्भर करता है और सीमांत बचत प्रवृत्ति पर भी निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए व बी दोनों। ठीक है, इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, प्रकट अधिमान सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है। देखिए, प्रकटित अधिमान सिद्धांत जो है वो सबल क्रमबद्धता की धारणा पर आधारित है। ठीक है, इस पर आधारित है, सबल क्रमबद्धता की धारणा पर आधारित है। ठीक है, ऐसा क्यों है, यानी कि उपभोक्ता दो संयोगों के बीच क्रम निर्धारण में तटस्थ नहीं होगा। ठीक है, अतः यह सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये दृढ़ क्रम पर आधारित है। किस पर आधारित है, दृढ़ क्रम पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4, प्रतिकूल भुगतान शेष का अर्थ क्या है। प्रतिकूल भुगतान शेष का अर्थ क्या है, तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे, सॉरी, इसका डी नहीं, इसका होगा भुगतान संतुलन। प्रतिकूल की बात कर रहा है ये। ठीक है, प्रतिकूल भुगतान शेष की बात कर रहा है। तो जब आयात निर्यात से ज़्यादा होते हैं, आयात निर्यात से ज़्यादा होते हैं तो भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो सकता है। तो इसका जो है ए होगा, क्या होगा, इसका ए होगा सही। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसका ए होगा, डी नहीं होगा। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। जब मांग की रेखा सदैव आधार रेखा के समानांतर होती है। ठीक है, जब मांग की रेखा आधार रेखा के समानांतर होती है, यानी कि ये आधार रेखा है, ठीक है, और जो मांग रेखा इसके समानांतर हो, यानी कि ऐसे हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच कैसी होती है, तो ऐसी स्थिति में जो मांग की लोच वो अनंत होती है। कैसी होती है, अनंत होती है। ठीक है, इसके बाद में इसका बी हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सार्वजनिक व्यय एक दो धार वाला अस्त्र है। सार्वजनिक व्यय एक दो धार वाला अस्त्र है, यह कथन किसका है, यह कथन जो है डाल्टन है। किसका है, डाल्टन का है, डी हो जाएगा इसका। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, सार्वजनिक प्राप्ति सार्वजनिक आय तथा सार्वजनिक ऋण का योग होता है। ठीक है, गलत बताना है हमें, तो ये बात तो सही है। कर एक अनिवार्य भुगतान है, ये भी बात इसकी सही है। ठीक है, एडम स्मिथ ने करारोपण के 5 नियम तय, जी नहीं, ये इसका जो ऑप्शन है
ये सही होगा, ये बात गलत है। एडम स्मिथ ने 5 नहीं 4 बताए थे। कितने नियम बताए थे? 4 नियम बताए थे। ठीक है। इसके बाद में भुगतान शेष के असंतुलन की स्थिति में, भुगतान शेष के असंतुलन की स्थिति में कौन सी अवस्था होती है? कौन सी अवस्था होती है? ठीक है, तो निर्यात ज़्यादा होते हैं आयात से। ठीक है, ए नंबर इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्न सूत्र में लोच गुणांक कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तो ध्यान रखिएगा हमेशा ऊपर मांग आएगा। क्या आएगा? मांग। ठीक है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10, अपवाद स्वरूप, अपवाद स्वरूप मांग वक्र वह होता है। ठीक है, अपवाद स्वरूप। ठीक है, देखिए अपवाद स्वरूप मांग वक्र वो होता है जिसका झुकाव ऊपर बाएं से दाईं तरफ होता है। कैसे? इस प्रकार। ठीक है, ये जो है अपवाद स्वरूप मांग वक्र होता है। ठीक है, तो इसका झुकाव जो है ऊपर दाएं ओर होता है, ऊपर दाएं ओर होता है। ए हो जाएगा इसका। 11वां प्रश्न है, गुणक यदि के रूप में व्यक्त किया जाए, गुणक यदि के रूप में व्यक्त किया जाए तो ये आएगा के बराबर 1/1 माइनस MPC। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12, एक व्यक्तिगत मांग वक्र इस मान्यता पर आधारित होता है कि निम्न तत्व को छोड़कर बाकी सब निर्धारक तत्व स्थिर रहे। ठीक है, तो एक व्यक्तिगत मांग वक्र इस मान्यता पर आधारित है कि वस्तु की मांग, वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या आएगा? वस्तु की कीमत। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। इसके बाद में प्रश्न नंबर 13, वर्तमान में भारत में सेवा कर दी जाती है, तो इस प्रश्न को मैं एक बार छोड़ रहा हूँ। ठीक है, वर्तमान की बात कर रहा है, तो वैसे इसका आंसर 10% होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं एक बार छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं आगे। एक फर्म सामान्य लाभ अर्जित करेगी जब, एक फर्म सामान्य लाभ कब अर्जित करेगी? देखिए एक फर्म को जो है सामान्य लाभ कब प्राप्त होगा? ये AC वक्र है। ठीक है, और ये MC वक्र है, ये MC वक्र है। ठीक है, और ये लाइन हमारी कीमत वाली है, यानी कि यहाँ पर AR बराबर होता है MR, AR बराबर होता है AR। तो एक फर्म सामान्य लाभ उस स्थिति में अर्जित करती है जहाँ पर AR और AC एक दूसरे के बराबर हों। ठीक है, AR और AC एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, तो इसका जो है B हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका B हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है कि यदि उत्पत्ति के समस्त साधनों में 100% वृद्धि के पश्चात उत्पादन में 80% वृद्धि होती है, क्या होता है? 80% वृद्धि होती है, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? देखिए साधनों में वृद्धि ज़्यादा हो रही है लेकिन उत्पादन में वृद्धि कम हुई। ठीक है, कम वृद्धि हुई है तो वो ह्रासमान पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल होगा। क्या होगा? पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल होगा। ठीक है, यदि उत्पादन में वृद्धि के अनुपात से अधिक होता तो वो वर्धमान प्रतिफल होते। क्या होते? वर्धमान प्रतिफल होते। ठीक है, तो इसका C हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 16 की। यदि मांग फलन D 400/P हो तो कीमत 40 इकाई पर मांग की लोच होगी। मांग की लोच क्या होगी ये हमें इसमें बताना है 16वें प्रश्न में। तो इसका C हो जाएगा, इकाई होगी। क्या होगी? इकाई होगी। इसके बाद में 17वां प्रश्न है, कोब डगलस उत्पादन फलन में यदि आगतों को उन सीमांत उत्पादकता के अनुसार पारितोषिक दिया जाए तो पारितोषिक वितरण के उपरांत अवशेष होगा। तो पारितोषिक वितरण के उपरांत जो अवशेष है वो 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। इसके बाद में 18वां प्रश्न है, लाभ का संभाव्य अच्छा सिद्धांत प्रस्तुत किया। लाभ का अच्छा संभाव्य अच्छा सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? प्रोफेसर शेकिल ने किया था। किसने किया था? प्रोफेसर शेकिल ने किया था। B होगा इसका। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, ऋण योग्य कोष सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऋण योग्य प्रतिपादन का सिद्धांत
एन विक्सेल ने किया। किसने किया? एन विक्सेल ने किया। ठीक है। 20वां प्रश्न, प्रत्यक्ष कर का प्रमुख उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर का प्रमुख उदाहरण इनमें से आयकर है। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न की। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और हमें बताना है किसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है। तो बात करते हैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, तो इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। 1948 में। ए का 4 इस ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में। दूसरा, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। इसका बी का 3, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में। और भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी 1963 में। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। इसके बाद में बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 22 की। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? बहुत बार बताया हुआ है, रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक, आरबीआई। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23, आर्थिक समृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान रहता है। आर्थिक समृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान रहता है। ठीक है। सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। क्या होता है? सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर देखिए 24, निम्न मांग तालिका में यदि कीमत 4 रुपये प्रति इकाई से कम होकर 2 रुपये प्रति इकाई रह जाए तो मांग की लोच कैसी होगी? मांग की लोच कैसी होगी? तो इसे हम फॉर्मूला लगाकर सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, मांग की लोच हम बात करेंगे, ये फॉर्मूला लगेगा डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी इंटू पी बटा क्यू। ये फॉर्मूला लगेगा डेल्टा क्यू, यानी कि मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर बात करेंगे हम। ये 4 रुपये से कीमत घटकर 2 रुपये आती है, तो कीमत में परिवर्तन कितना हो रहा है? 25 का। ठीक है। 50 से 75 कितना परिवर्तन हो रहा है? 25 का परिवर्तन हो रहा है। तो 25। और पी में कितना परिवर्तन हो रहा है? कीमत में 2 रुपये का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। और प्रारंभिक कीमत कितनी है? प्रारंभिक कीमत 4 रुपये है। और प्रारंभिक मात्रा कितनी है? प्रारंभिक मात्रा 50 है। कितनी है? 50 है। तो ये कट जाएगा, इसे काट लेंगे। ठीक है। ये काटेंगे तो 2 पर जाएगा, इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो हमारा आंसर आया 1 यानी कि इकाई के बराबर। इकाई के बराबर इसका होगा बी नंबर आंसर। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर 25, विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की है। विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की कौन सी कहलाती है? तो आईडी के सुलभ ऋण खिड़की कहलाती है। कौन क्या कहलाती है? आईडी के जो है वो विश्व बैंक की सुलभ खिड़की कहलाती है। ये जो है अपने गरीब सदस्यों को, ठीक है, कर्ज प्रदान करती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 26, परिवर्तन विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है? परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत बात कर रहा है। ठीक है। विनिमय दर का निर्धारण जो है वो विदेशी विनिमय बाजार में मांग तथा पूर्ति की शक्तियाँ, ठीक है, कौन करता है? देखिए, परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत खुले बाजार में जो विदेशी विनिमय की जो मांग और पूर्ति है वो विनिमय की दर को निर्धारित करती है। ठीक है। तो इसका होगा सी। इसके बाद में प्रश्न नंबर देखिए 27 नंबर प्रश्न देखिए। 27 नंबर प्रश्न है, विनिमय नियंत्रण प्रणाली की विशेषता है। विनिमय नियंत्रण प्रणाली की विशेषता जो है, इनमें विदेशी विनिमय मार्केट पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, ये भी है। केंद्रीय बैंक सरकार विनिमय दर निश्चित करता है, ये भी है। आयातों को जाने वाली करेंसी का नियमन होता है, ये भी सही है। तो इसका डी होगा, डी हो जाएगा इसका। ठीक है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के दुष्चक्र का अवयव है? निर्धनता के दुष्चक्र का अवयव बताना है तो ब्याज दर क्या आएगा? ब्याज दर इसका आंसर होगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 29 है, एक उत्पादन फलन Q बराबर 1.43 L, इसकी पावर है 0.43 के 0.57 के लिए श्रम के सापेक्ष उत्पादन की लोच क्या होगी? तो इसका जो है श्रम के लिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, L ऊपर लिखा है 0.43 श्रम का हो जाएगा 0.43। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे
आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 30, भारत में मॉडरेट प्रारंभ कब किया गया था? भारत में मॉडरेट प्रारंभ कब किया गया था? तो 1986-87 में ये प्रारंभ किया गया, तो इसका 86 हो जाएगा, ठीक है, 86 हो जाएगा। इसके अंदर क्या किया जाता है? आगतों और मध्यवर्ती वस्तुओं पर कर समाप्त करके उसे निर्मित वस्तुओं निर्मित अंतिम वस्तुओं पर लगाया जाता है। क्या किया जाता है? अंतिम वस्तुओं पर लगाया जाता है, ताकि बार बार गणना करते समय लगाने की संभावना समाप्त हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 31 की। प्रश्न नंबर 31 है कि भारत का सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? भारत का सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो ये जी नासिक में है। कहाँ है? नासिक में है, ठीक है, नासिक में है भारत का सिक्योरिटी प्रेस। और इसमें क्या होता है? डाक संबंधी जो भी कार्य है, ठीक है, वो इसके अंदर लेखन सामग्री, डाक और जो डाक टिकटें हैं, अदालत और गैर अदालती स्टाम्प है, बैंकों के चेक है, बॉन्ड है, राष्ट्रीय बचत पत्र है, ठीक है, वो सारों की छपाई की जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर 10, 50, 100, 500, 1000 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और इनके नोट भी छपे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं 32 नंबर प्रश्न, गिन्नी गुणांक एक माप है। गिन्नी गुणांक एक माप है, तो गिन्नी गुणांक जो है देश में आय वितरण की समानता का माप है। आय वितरण की समानता का माप है। प्रश्न नंबर 33 देखिए, प्रश्न नंबर 33, एक प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का मांग वक्र उत्पाद अक्ष के सापेक्ष होता है, ठीक है। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता की बात कर रहा है, तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का मांग वक्र आधार अक्ष के समानांतर ढलान वाला होता है। किसके? आधार अक्ष के समानांतर ढाल वाला होता है, इस प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके आएगा औसत आगम बराबर होता है सीमांत आगम, यानी कि इसका होगा सी, समानांतर तथा समान ढाल वाला होता है, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे विनिमय दर को ऊंचा रखने का अर्थ है। विनिमय दर को ऊंचा रखने का अर्थ है मुद्रा का अभिमूल्यन, मुद्रा का अधिमूल्यन, मुद्रा का अधिमूल्यन, ठीक है। इसका आएगा सी नंबर, ठीक है। इसके बाद में 35 नंबर प्रश्न देखिए, श्रम की मांग कहलाती है। श्रम की मांग व्युत्पन्न मांग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? व्युत्पन्न मांग कहलाएगी। इसके बाद में प्रश्न नंबर देखिए 36 नंबर प्रश्न देखिए, 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से असंगठित मुद्रा बाजार का अंग कौन सा है? निम्नलिखित में से असंगठित मुद्रा बाजार का अंग कौन सा है? तो बी, साहूकार, ठीक है, असंगठित मुद्रा बाजार का अंग है, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद में प्रश्न नंबर 37 देखिए, निम्न व्यापार चक्र सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गुणक तवर्क अंतरक्रिया व्यापार चक्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? तो हिग्स का जो व्यापार चक्र सिद्धांत है वो अंतःक्रिया व्यापार चक्र के सिद्धांत से मापा जाता है। प्रोफेसर J.R. हिग्स ने 1950 में अपनी एक पुस्तक के में ये सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, और उस पुस्तक का नाम बता दूं, ए कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, ये जो है इसकी पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 38 देखिए, प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा मार्क्स के विकास मॉडल में शोषण की दर को प्रदर्शित करता है? शोषण के विकास की दर को प्रदर्शित करता है, तो S/V प्रदर्शित करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 39, तटस्थता वक्र की निम्न विशेषताओं में से एक गलत है। कौन सी एक गलत है? तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, ये सही है। वह मूल्य बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है, ये भी सही है। वह एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ये भी सही है। वह सदा एक्स अक्ष को छूता है, ये गलत है, तो इसका यही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 की। 40 नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही सूची देखिए, इसमें हमें सही आंसर चूज करना है, ठीक है। तो बात करते हैं लागतों में निरपेक्ष अंतरों का सिद्धांत। लागतों में निरपेक्ष अंतरों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? लागतों में निरपेक्ष अंतरों का सिद्धांत एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3, ठीक है। और
उसके बाद बी नंबर, लागतों में तुलनात्मक अंतरों का सिद्धांत रिकार्डो के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया था, ये रिकार्डो के द्वारा दिया गया था। और सी नंबर, अवसर लागत का सिद्धांत आपको पता ही होगा, ये तो हेबरलर ने दिया था। और पारस्परिक मांग का सिद्धांत तो है वो जे.एस. मील ने दिया था। किसने दिया था? जे.एस. मील ने दिया था। तो ए का 3 इस ऑप्शन में है, बी का 4 और सी का 2 और डी का 1, यही हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। प्रश्न नंबर 41 मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 42 देखिए, जो है भारत में सेवा कर सर्वप्रथम कब लागू किया गया था? भारत में सेवा कर सर्वप्रथम कब लागू किया गया था? तो 1994-95 में लागू किया गया था। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 43, लोरेंज वक्र माप है। देखिए, लोरेंज वक्र माप है केंद्रीय प्रवृत्ति का, ककुतता का, अपीकरण का। तो लोरेंज वक्र जो है वो विषमता का माप है। किसका माप है? विषमता का माप है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। इसके बाद में विश्व बैंक का अर्थ है 44 नंबर प्रश्न। विश्व बैंक का क्या अर्थ होता है? देखिए, विश्व बैंक का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 नंबर प्रश्न। देखिए, उत्पादन फलन में यदि मात्र एक आगम प्रवृत्ति है तो उत्पादन परिवर्तन की मात्रा व आगत परिवर्तन व मात्रा के परिणाम स्वरूप प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 45 है कि उत्पादन फलन में यदि मात्र एक आगम परिवर्तनशील है तो जो उत्पादन की परिवर्तन की मात्रा व आगत परिवर्तन व मात्रा के परिणाम स्वरूप प्राप्त होगा, तो इसका होगा डी नंबर। साधन का क्रमशः वर्धमान, स्थिर, ह्रासमान प्रतिफल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 45 का हो जाएगा डी। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल को हरित क्रांति का लाभ उपलब्ध नहीं हुआ था? तो इसमें आएगा आपके तिलहनों को। किसको? तिलहनों को। इसके बाद में प्रश्न नंबर 47 देखिए, एडम स्मिथ का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्लेषण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये निरपेक्ष लाभ पर आधारित है। किस पर आधारित है? निरपेक्ष लाभ पर आधारित है। अगर बात करें रिकार्डो का अंतर्राष्ट्रीय है तो वो सापेक्ष लाभ पर आधारित है। रिकार्डो का सापेक्ष लाभ पर, एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 48, एक अंदिमान वक्र का ढाल होता है। अंदिमान वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 49, व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं। व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन की होती है? देखिए, उसकी अवस्थाएं होती है अवसाद, पुनरुत्थान, समृद्धि, प्रतिसार। ध्यान रखिएगा, अवसाद, पुनरुत्थान, समृद्धि, प्रतिसार। तो इसका सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 की। प्रश्न नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में से किस मॉडल में प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की उत्पादन मात्रा को स्थिर मानता है? निम्नलिखित में से किस मॉडल में प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की उत्पादन मात्रा को स्थिर मानता है? तो कुर्नो मॉडल में। कौन से मॉडल में? कुर्नो मॉडल की ये मान्यता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 51 देखिए, सामान्य पदार्थ एवं श्रेष्ठ पदार्थ के लिए आय प्रभाव कैसा होता है? सामान्य पदार्थ और श्रेष्ठ प्रभाव के लिए जो आय प्रभाव जो हमेशा धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। प्रश्न नंबर 52, चाकूदार समस्या किसके नाम से संबंधित है? तो ये हेरड के नाम से संबंधित है। किसके नाम से संबंधित है? हेरड धार के से संबंधित है, जो जी और जी डब्ल्यू में संतुलन छुरीदार संतुलन है। ठीक है, ये इसका हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 53 की। 53 नंबर प्रश्न देखिए कि प्रोफेसर रोडान ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? कितनी अवस्थाओं में बांटा है? तो जो है वो 5 अवस्थाओं में बांटा है। रोडान ने जो है 5 अवस्थाओं बांटा है। परंपरागत समाज, आत्म स्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, आत्म स्फूर्ति की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था और अत्यधिक उपभोग की अवस्था। 5 अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, नेल्सन ने किस निम्न सतर संतुलन ट्रैप के सिद्धांत में 3 समीकरण प्रस्तुत किए थे? तो प्रश्न नंबर 54 है, तो इसका होगा आय के निर्धारण का समीकरण। आय के निर्धारण का समीकरण। इसके बाद में 55 नंबर प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से संबंधित है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से संबंधित है तो केन गंगा जो है वो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से संबंधित है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 56 देखिए, अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा जो है निर्भर करती है उत्पत्ति के साधनों की उपलब्धता पर। किस पर निर्भर करती है? उत्पत्ति के साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करती है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 57 देखिए, एकाकी मांग लोच का अर्थ है, बहुत सिंपल है, एकाकी इसका एक के बराबर होता है। क्या आएगा? एक के बराबर आएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 58 देखिए, निम्नलिखित में से एडम स्मिथ के स्वतंत्र व्यापार के सिद्धांत का केंद्र बिंदु कौन सा है? केंद्र बिंदु कौन सा है? तो इसका जो होगा ए आएगा श्रम विभाजन। क्या आएगा? श्रम विभाजन आएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है श्रम का विभाजन लागतों में निरपेक्ष अंतरों के पाए जाने की अपेक्षा रखता है और एडम स्मिथ के जो स्वतंत्र व्यापार का सिद्धांत है उसका केंद्र बिंदु जो है वो श्रम विभाजन है। ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न है कि बहुलक तथा मध्यिका किस प्रकार के साक्षांकी माध्य है? किस प्रकार के हैं ये स्थिति संबंधी हैं। कैसे हैं? स्थिति संबंधी माध्य हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 60 देखिए, मिश्रित आर्थिक प्रणाली की विशेषता है। मिश्रित आर्थिक प्रणाली की विशेषता है, देखिए मिश्रित आर्थिक प्रणाली में है जो कुछ साधनों पर निजी और कुछ साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। ठीक है। इसका सी हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 61 देखिए, प्रश्न नंबर 61 है, यदि उत्पादन फलन एक कोटि समजातीय है, यदि उत्पादन फलन एक कोटि समजातीय है तो निम्न में से क्या सत्य है? देखिए अगर उत्पादन फलन एक कोटि समजातीय है तो आइलर प्रमेय को संतुष्ट करेगा। ठीक है। ऐसे में पैमाने के प्रतिफल स्थिर नियम आधारित कार्य करते हैं। ठीक है। स्थिर होएगा तो इसका आएगा पैमाने के प्रतिफल स्थिर हैं। ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 62 देखिए, अभी क्लास थोड़ी लंबी चलेगी क्योंकि अभी अपने 61 ही प्रश्न हुए हैं। तो इसके बाद में प्रश्न नंबर 62 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। IDA। ठीक है। ये विश्व बैंक की क्या है? एक इकाई है जिसे उधार ऋण खिड़की भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ठीक है। IDA। ठीक है। उधार ऋण की खिड़की कहा जाता है इसे। ठीक है। और इसकी स्थापना जो है सितंबर, ठीक है, सितंबर 1960 में हुई थी। ठीक है। इसका हो जाएगा डी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 63 देखिए, साइमन कुजनेट के अनुसार राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां हैं। कितनी विधियां हैं जी? तो 3 विधियां हैं। कितनी विधियां? 3 विधि। आय विधि, उत्पादन विधि, व्यय विधि। ठीक है। आय, व्यय, उत्पादन विधि। ठीक है। 64 नंबर, यदि दीर्घकाल बाह्य मितव्ययताएं, ठीक है, बाह्य अमितव्ययताओं से अधिक हो तो पूर्ण प्रतियोगी उद्योग का पूर्ति वक्र होगा। तो ये ऋणात्मक ढाल वाला होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक ढाल वाला होगा। तो इसका होगा सी नंबर। इसके बाद में प्रश्न नंबर 65 है, विकास को असंतुलित की श्रेणी में व्यक्त किया किसने किया था? विकास को असंतुलन की स्थिति में जो है वो किया था हर्षमैन ने। किसने किया था? हर्षमैन ने किया था। और जो संतुलित वृद्धि का सिद्धांत है वो जो किसने दिया था? लिविंगस्टीन और रोडान ने संतुलित वृद्धि का सिद्धांत दिया था। ठीक है। और बात करें असंतुलित वृद्धि का तो वो हर्षमैन ने। ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे प्रश्न नंबर 66 की, निम्न में से कौन कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो घटिया वस्तु के संदर्भ में आय प्रभाव धनात्मक होता है यदि प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक हो। देखिए सही बताना है हमें। ठीक है। सही ऑप्शन बताना है। ठीक है। तो ऐसे में बात करें हम अगर तो ये बात इनकी गलत है। घटिया वस्तु के संदर्भ में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है यदि प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक हो, ये भी नहीं होगा। घटिया वस्तुओं में आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों धनात्मक होते हैं, ये भी नहीं होगा। इसमें आएगा घटिया वस्तुओं में दोनों प्रभाव ऋणात्मक होते हैं। दोनों प्रभाव ऋणात्मक होते हैं। देखिए घटिया वस्तुओं के संदर्भ में अगर बात करें तो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों ऋणात्मक होते हैं, लेकिन जो ऋणात्मक आय प्रभाव है
वो प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है, जिससे कीमत घटने पर उसकी मांग घट जाती है। ठीक है, तो इसका होगा डी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 67, किस रेखा बिंदु पर मांग की लोच होती है? किसी रेखा बिंदु पर, ठीक है, तो रेखा बिंदु पर आपने ये याद रखना है, बिंदु विधि की बात कर रहा है यहाँ पर। तो इसका सबसे पहले आता है, ऊपर आएगा नीचे का भाग। ऊपर क्या आता है? ऊपर आएगा नीचे का भाग। ऊपर आएगा इसमें नीचे का भाग, और नीचे आता है ऊपरी भाग। क्या आता है? ऊपरी भाग। ठीक है, तो इसका जो होगा बी नंबर, नीचे का भाग बटा में ऊपरी भाग, बिंदु विधि के अंतर्गत ये बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर 68 है। ठीक है, इसका देखिए, प्रदर्शन प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रदर्शन प्रभाव की बात कर रहा है, तो क्या यह बचत की प्रवृत्ति को कम करता है? क्या यह स्फीति दबाव पैदा करता है? क्या यह भुगतान शेष में असंतुलन पैदा करता है? यह बेरोजगारी की दशा को प्रोत्साहित करता है? ये आएगा इसको। ठीक है, इसका सही नहीं है। ये कौन सा है? ये बेरोजगारी की दशा को प्रोत्साहित नहीं करता है। ठीक है, ये नहीं करता है। ये तीनों जो है ऑप्शन इसके सही है, और ये इसका गलत है, और यही इसका आंसर होगा। 69, शुम्पीटर के अनुसार नव प्रवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नव प्रवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो वो साहसी की होती है। किसकी होती है? साहसी की होती है। ठीक है, इसके बाद में, क्योंकि देखिए उद्योगों में नई नई तकनीकों का प्रयोग करने का जोखिम जो है साहसी ही उठा सकता है। ठीक है, 70 नंबर, मांग प्रेरित स्फीति हो सकती है। मांग प्रेरित स्फीति हो सकती है, तो मांग प्रेरित स्फीति जो है वो बेरोजगारी में वृद्धि के कारण, ठीक है, हो सकती है। बेरोजगारी में वृद्धि के कारण हो सकती है। ठीक है, इसके मैं आपको कारण बता देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा, वस्तुओं, ये जो मांग प्रेरित स्फीति का अर्थ जो है वो मांग का पूर्ति की अपेक्षाकृत बढ़ जाने के कारण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे, ओ सॉरी, ये बी नहीं होगा, इसका डी होगा। क्या होगा? डी होगा। सॉरी, ये नहीं होगा, इसका डी होगा। ठीक है, क्योंकि जो मांग प्रेरित स्फीति है वो मांग का पूर्ति की अपेक्षाकृत बढ़ जाने के कारण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि सी है। इसका अर्थ है वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि सी है, और उपभोग व्यय में वृद्धि मांग प्रेरित स्फीति को जन्म देती है। ठीक है, तो इसका डी होगा जी। ठीक है, डी करना इसका। इसके बाद हम चलते हैं 71 नंबर प्रश्न पर। 71 नंबर प्रश्न देखिए, मिलान करना है सूची ए का सूची 2 के साथ। तो निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत किसने दिया था? निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत किसने दिया था? स्मिथ ने दिया था। किसने दिया था? स्मिथ ने दिया। तो ए का आ जाओ जी 4, ए का 4। ठीक है, तुलनात्मक लाभ का किसने दिया था? रिकार्डो ने। तो बी का आ जाओ जी 3 नंबर। ठीक है, और निवेश गुणक का दिया था जेएम किन्स ने। किसने दिया था? जेएम किन्स ने दिया था। किसने दिया था? जेएम किन्स ने दिया था। तो ठीक है, तो इसका आ जाएगा सी का आ जाएगा 2 नंबर। एक ऑप्शन नंबर शायद यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो ये अपने मिलान कर लेते हैं, ए का 4। ठीक है, तो ये डी नंबर ऑप्शन में मिल रहे हैं। ठीक है, सॉरी 3 ही ऑप्शन है, 3 ही ऑप्शन है। ठीक है, तो डी ही होगा इसका। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं आगे, प्रश्न नंबर 72, 72 नंबर प्रश्न देखिए, वस्तुएं गतिशील हैं क्योंकि साधन गतिशील है। यह कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है? ये कथन किस सिद्धांत का है? देखिए, वस्तुएं गतिशील है क्योंकि साधन गतिशील है, यह कथन जो है वो हेक्सर-ओहलीन सिद्धांत में कहा गया है। हेक्सर-ओहलीन सिद्धांत में कहा गया है। इसके बाद में बात करते हैं 73 नंबर, जब एक्स वस्तु की प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत में गिरावट आती है तो वस्तु की मांग होगी। वस्तु की मांग कैसी होगी, यह बताना है हमें। तो देखिए, स्थानापन्न वस्तुओं की यहाँ पर बात हो रही है। स्थानापन्न वस्तुएं वो होती हैं जिनमें एक वस्तु की कीमत के घटने पर दूसरी वस्तु की मांग घट जाती है। ठीक है, और इनकी मांग वक्र का ढाल कैसा होता है? धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है, तो वस्तु की मांग में क्या आएगी? तो गिरावट आएगी। वस्तु की मांग में क्या आएगी? गिरावट आएगी। मान लीजिए पहले कीमत ये है। ठीक है, उसके बाद में ये कह रहा है एक्स वस्तु की प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत में गिरावट आ जाती है, यानी कि कीमत में क्या आ जाती है? गिरावट आ जाती है। ठीक है, अगर कीमत घटेगी तो दूसरी वस्तु की मांग भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, और ये बात करते हैं अपने आगे 74 नंबर प्रश्न। 74 नंबर प्रश्न है, लॉरेंज वक्र माप है। लॉरेंज वक्र माप है, ये प्रश्न शायद
रिपीट हो गया है, तो ये विषमता का माप है, ठीक है, इसका बी होगा। इसके बाद में 75 नंबर प्रश्न देखिए। 75 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए इसका जो डी नंबर ऑप्शन है ना वो सही होगा। एम सी वक्र और ए सी वक्र एक दूसरे को अधिकतम औसत लागत बिंदु पर स्पर्श करते हैं, ठीक है, इसका ये सही होगा, ठीक है। एम सी वक्र यानी कि सीमांत लागत वक्र, औसत लागत वक्र एक दूसरे को अधिकतम औसत लागत बिंदु पर जो है वो क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमें इस प्रश्न में सही नहीं बताना था, सही नहीं बताना था। देखिए तो यदि एम सी वक्र ए सी वक्र के नीचे हो तो तब ए सी वक्र अनिवार्यता आरोही होगा। तो पहले मैं ये वक्र बना देता हूँ, दोनों ही वक्र इसे अच्छे से समझाते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके जो ए सी वक्र, ये कौन सा आ जाएगा, ए सी वक्र, और इसे ऐसे काटता हुआ आएगा आपके एम सी वक्र, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता ही है ए आर होगा, एम आर होगा, ठीक है, ए आर और एम आर होगा, ठीक है, एम आर। अब ऑप्शंस में बात करते हैं, यदि एम सी वक्र ए सी वक्र से नीचे हो तब ए सी वक्र अनिवार्य आरोही होगा। तो यहाँ पर देखिए जो एम सी वक्र है ए सी के नीचे है तो ए सी आरोही होगा, ठीक है, यानी कि बढ़ते क्रम में होगा, तो ये बिल्कुल सही है, बढ़ते क्रम में है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। यदि एम सी वक्र ए सी वक्र के ऊपर है तब ए सी वक्र अनिवार्यतः आरोही होगा। एम सी वक्र यहाँ पर देखिए एम सी वक्र इससे ऊपर है तो ये भी सही है। 3 नंबर ऑप्शन एम सी वक्र ए सी वक्र को एक दूसरे के न्यूनतम औसत लागत पर काटते हैं, तो यहाँ काट रहे हैं, न्यूनतम पर ही काटता है, ये भी बात सही है। तो इसका जो गलत है वो डी होगा, ऐसी बात नहीं है, अधिकतम औसत लागत बिंदु पर नहीं, ये न्यूनतम पर जो काटता है, स्पर्श करते हैं, ठीक है, ये आएगा इसका। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न नंबर 76 की। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता के दीर्घकालीन साम्य में, एकाधिकारी प्रतियोगिता के दीर्घकालीन साम्य में जो है क्या प्राप्त होता है, तो सभी फर्में केवल सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, ठीक है, सभी फर्में केवल सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं। इसके बाद में 77 नंबर प्रश्न है, उत्पादन फलन हेतु कुशलता की दर को मापा जाता है। तो उत्पादन फलन हेतु कुशलता की दर को जो है आगत निर्गत अनुपात द्वारा मापा जाता है, आगत निर्गत अनुपात द्वारा मापी जाती है, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे हम 78 नंबर प्रश्न की। 68 नंबर प्रश्न ये रहा 68 नंबर प्रश्न, पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी लोच कैसी होती है। पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के बीच जो है मांग की आड़ी लोच जो है वो कैसी होती है, अनंत होती है, कैसी होती है, अनंत होती है। तो मांग की आड़ी लोच का अर्थ क्या होता है, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप संबंधित दूसरी वस्तु में परिवर्तन के सापेक्ष मापन से है, ठीक है, और इनकी मांग की आड़ी लोच क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 79 नंबर प्रश्न है, किसी की कल्पित अर्थव्यवस्था के लिए साधन कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय 256.4 बिलियन, अप्रत्यक्ष कर 34.3 बिलियन तथा पूंजी क्षय 13.9 बिलियन था। प्रचलित कीमतों पर सकल राष्ट्रीय आय का मान क्या होगा, सकल राष्ट्रीय आय का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपने क्या करना है, प्रचलित कीमतों पर सकल राष्ट्रीय आय लेना है, इसमें से अप्रत्यक्ष कर घटा देना है, इसमें से क्या करना है, अप्रत्यक्ष कर घटा देना है, मूल्य ह्रास को इसमें से घटाया जाता है, ठीक है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, पूंजी 6 यानी कि मूल्य ह्रास, पूंजी 6 यानी कि मूल्य ह्रास। अब आपको ये 256 दिया हुआ है ना, इसमें से आपने क्या करना है, इसमें से आप माइनस कर दो 34.3 अप्रत्यक्ष कर, और माइनस कर दो क्या, पूंजी 6 13.9, ठीक है। इनमें हम जब माइनस करेंगे, चलो इस प्रश्न को मैं अलग से समझाऊंगा, ठीक है, अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगा, इसके साथ साथ कई और चीज़ें भी मैंने क्लियर करवानी है। इसका वैसे आंसर बता देते हैं, इसका आंसर जो है वो सी आ जाएगा, ठीक है, ये कैसे आएगा वो मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 80 देखिए, 80 नंबर प्रश्न है, गेट के अंतर्गत परम मित्र राष्ट्रखंड की अपेक्षा है कि, ठीक है, देखिए 80 नंबर का होगा
गेट के सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। कैसा व्यवहार किया जाए? समान व्यवहार किया जाए। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है? गेट के अंतर्गत हम बात करें, भेदभाव न होने देने को सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद जो 1 है सभी आयातों और निर्यात शुल्कों के बिना शर्त परिभाषित राष्ट्र धारा से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है गेट के सभी सदस्य देशों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, डी नंबर आएगा। प्रश्न नंबर 81 देखिए, निम्न में से किस देश के भुगतान शेष के पूंजी खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता? किसे नहीं किया जाता शामिल? तो इस निवेश आय को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, निवेश आय को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? भुगतान शेष के पूंजी खाते में सभी प्रकार की पूंजी और निवेश को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा? इसमें जो है इनको सम्मिलित करते हैं और देश के बाहर या अंदर गतिशील होते हैं, जो देश के बाहर या अंदर गतिशील होते हैं। ठीक है, इनमें अल्पकालीन, दीर्घकालीन, पोर्टफोलियो, निजी, सरकारी निवेश, ठीक है, ये सभी आते हैं। जबकि निवेश से आय को चालू खाते में सम्मिलित करते हैं। ठीक है, निवेश से आय जो होती है उसे चालू खाते में सम्मिलित करते हैं, पूंजी खाते में नहीं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न नंबर 82 की। 82 नंबर प्रश्न है, तो इसमें आप क्या देखिए, तरल अधिमान वक्र का वह भाग है जो x के समानांतर होता है, तरलता जाल कहलाता है। यह जाल बताता है, यह जाल क्या बताता है? तो इसका मैं बना देता हूँ पहले इसका वक्र। ठीक है, ये तरलता जाल है, ये क्या है? तरलता जाल है। ठीक है, ऐसा बनेगा ये तरलता जाल। ब्याज दर शून्य नहीं हो सकती, ब्याज दर कभी भी क्या नहीं हो सकती? शून्य नहीं हो सकती। ब्याज दर कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। ठीक है, ब्याज दर कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये बात इसकी सही है, ब्याज दर कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में अर्थव्यवस्था में ब्याज की न्यूनतम दर होती है, उससे कम नहीं हो सकती, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद में सी नंबर ऑप्शन है, अर्थव्यवस्था की उस स्थिति में मौद्रिक नीति असफल हो जाती है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। तो इसके जो उपरोक्त तीनों ही जो है वो सही है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें हम तरलता जाल का, ये वक्र आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसमें हम बात करें तरलता जाल को कौन सा चित्र व्यक्त कर रहा है, तो इसको जो है ये जो लाइन है, ठीक है, इसे मैं कोई नाम दे देता हूँ, ए नाम दे देता हूँ। ठीक है, ALP ये तरलता जाल क्षेत्र को व्यक्त करता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 83 की। 83 नंबर प्रश्न, अन्य बातों के समान रहने पर यदि एक परिवार की आय में वृद्धि होती है तो एक वस्तु के प्रति उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। अन्य बातों के समान रहने पर यदि एक परिवार की आय में वृद्धि होती है तो एक वस्तु के प्रति उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। इस बढ़ी हुई मांग को दर्शाया जाता है। तो इस मांग को कैसे दर्शाया जाएगा? बनाते हैं वक्र इसका। मान लीजिए ये प्रारंभिक मांग थी। ठीक है, एक परिवार की आय में वृद्धि होती है। ठीक है, आय में वृद्धि होगी तो मांग वक्र हमारा खिसक के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, वृद्धि हो जाती है, इस बढ़ी हुई मांग को दर्शाया जाता है। तो देखिए आय बढ़ने पर मांग वक्र हमारा कहाँ गया है? दाईं तरफ गया है ना। तो मांग वक्र के दाईं ओर खिसक जाने से इसका डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर 84 है, मोडवेट अधिनियम पारित किया गया था, तो 1986 में किया गया था। ठीक है, ये रिपीट हो गया प्रश्न। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 85 की। और ये प्रश्न मैं एक बार छोड़ रहा हूँ। ठीक है, वर्तमान में विश्व निर्यात व्यापार में भारत का प्रतिशत अंश है, ये मैं प्रश्न छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में 86 नंबर प्रश्न देखिए। 86 नंबर प्रश्न है, 86 नंबर, वस्तुएं गतिशील है क्योंकि साधन गतिशील नहीं है। वस्तुएं गतिशील हैं लेकिन साधन गतिशील नहीं है, यह कथन किसका है? ये प्रश्न भी रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये हेक्सोरोलिन का है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न नंबर 87,
लाभ पारितोषिक, लाभ पारितोषिक है, लाभ पारितोषिक है, तो लाभ पारितोषिक है जो अनिश्चितता वहन करने का जो पारितोषिक है वो लाभ पारितोषिक है। ठीक है, तो 87 का आएगा जो डी नंबर, क्या आएगा, डी नंबर। ठीक है, इसके बाद में 88 नंबर, भारत में राज्य सरकार की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। ठीक है, सोर्स क्या है, तो 88 का आपका जो है वो आएगा बिक्री कर, क्या आएगा, बिक्री कर। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो बिक्री कर है। इसके बाद में 89 आय तथा प्रतिस्थापन प्रभावों की व्याख्या के लिए लागत अंतर विधि का अनुपालन निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में किसने किया है। तो इसकी अगर हम बात करें 89 नंबर प्रश्न की, तो इसकी व्याख्या जो है वो स्लोडस्की के द्वारा की गई है। ठीक है, बी हो जाएगा इसका। इसके बाद में बात करते हैं 90 नंबर प्रश्न की। 90 नंबर प्रश्न में आप पे आएगा, देखिए, विकास में सामाजिक द्वैतवाद सिद्धांत का प्रयोग किया, विकास में सामाजिक द्वैतवाद का। ठीक है, तो ये बुके के द्वारा किया गया था, ये हॉलैंड के अर्थशास्त्री थे। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर 91 देखिए, भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है। भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है काफ़ी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और 92, किस वर्ष एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, किस वर्ष की गई थी, तो 1978-79 में की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 93 की। देखिए, बैंकवॉश प्रभाव शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ठीक है, तो इसका जो है गुरनाल मिर्डल ने किया था। किसने किया था, गुरनाल मिडल ने किया था। इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, और ये इन्होंने एशियन ड्रामा नामक पुस्तक में ये शब्द का प्रयोग किया था, एशियन ड्रामा। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 94, प्रश्न नंबर 94। ठीक है, प्रश्न नंबर 94 देखिए कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन को, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का माप करते हैं, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का माप करते हैं। ठीक है, तो मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का माप करते हैं, तो मुद्रा के मूल्य की बात कर रहा है ये थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, देखिए, मुझे कई प्रश्नों में थोड़ा डाउट हो सकता है। ठीक है, अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट लग रहा है तो वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, कौन सा एक स्रोत सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसका आएगा कर होता है, सार्वजनिक उद्यमों के अधिक्य होते हैं, अंतरण भुगतान होता है। इसका डी आ जाएगा, आंतरिक ऋणों और जमाओं का संग्रह जो है वो राजस्व का स्रोत नहीं माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 96 की। 96 नंबर प्रश्न देखिए, सबसे पहले जो है व्यष्टि समष्टि माइक्रो मैक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आपको पता ही होगा ये तो। ठीक है, रेगनर फ्रिश जो पहला व्यक्ति था जिसने इनका प्रयोग किया था, और कब किया था, 1933 में किया था। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 97, निम्नलिखित विदेशों में से कौन सा निदर्श कपट संधि अल्पाधिकार का निदर्श है। ठीक है, तो बात कर रहा है निम्नलिखित निर्देशों में से कौन सा निदर्श कपट संधि अल्पाधिकार का निदर्श है, 97। ठीक है, तो इसमें आएगा कीमत नेतृत्व निदर्श। ठीक है, कीमत नेतृत्व निदर्श जो है वो कपट संधि अल्पाधिकार का निदर्श है, डी आ जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद में 98 नंबर प्रश्न, आर्थिक विकास के प्रबल प्रयास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये जो है रुडान ने किया था। किसने किया था, रुडान ने किया था। इसके बाद में 99 नंबर प्रश्न देखिए, 99, तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए निम्न उपायों में से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है। इसकी बात करें, प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए मौद्रिक उपाय नहीं है, मौद्रिक उपाय की बात कर रहा है ये, मौद्रिक उपाय। ठीक है, तो मौद्रिक उपाय में आयात प्रतिबंध ये नहीं आएगा, आयात प्रतिबंध इसका मौद्रिक उपाय नहीं है। इसके बाद में आज का अपना 16वां प्रश्न है। ठीक है, भारत में मुद्रा करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है।
ठीक है। भारतीय मुद्रा की आंशिक परिवर्तनीय का अर्थ जो है वो भुगतान संतुलन के चालू खाते में परिवर्तन से लगाया जाता है। ठीक है, भुगतान संतुलन के चालू खाते में परिवर्तनीयता से लगाया जाता है, तो इसका हो जाएगा बी। तो हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। कितने प्रश्न? 100 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, अभी तो पहला ही पेपर हुआ है। अभी अपने 13 पेपर और होंगे, पूरे 13 पेपर। और जो 2018, 2015, 2013 में जो भर्तियाँ हुई थी उनके पेपर भी करवाए जाएंगे, वो भी पेपर लिए जाएंगे। तो यानी कि आपकी तैयारी धांसू होने वाली है। लगभग 17-18 पेपर करने का अर्थ क्या होगा? 17-18 पेपर करने का अर्थ क्या होगा? आपके कितने प्रश्न हो जाएंगे? कितने प्रश्न आपके हो जाएंगे? लगभग मान के चलिए आपके 2000 से प्लस प्रश्न ये अपने कर लेंगे। और पीछे पता नहीं हमने कितने हजारों प्रश्न कर लिए हैं और कितने ही प्रश्न हम आगे करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 101 नंबर प्रश्न है। 101 नंबर प्रश्न 101। अन्य बातें समान रहने पर वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार रोजगार बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रोजगार बढ़ाने के लिए देखिए, वितरण की सीमांत उत्पादकता के अनुसार रोजगार बढ़ाने के लिए मजदूरी घटानी होगी। ठीक है, क्योंकि घटी हुई मजदूरी श्रमिकों की सीमांत आय उत्पादकता के बराबर होगी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद में हम आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 102। वर्ष 2010-11 में संघ सरकार के बजट में केंद्रीय उत्पाद कर में प्रस्तावित वृद्धि दर कितनी थी? तो ये 2% थी। कितनी थी? 2%। प्रश्न नंबर 103 देखिए, कीमत के घटने की स्थिति में निकृष्ट वस्तु के लिए प्रतिस्थापन प्रभाव मांग को बढ़ाता है। ध्यान रखिए, प्रतिस्थापन प्रभाव मांग को बढ़ाता है। ठीक है, प्रतिस्थापन प्रभाव मांग को बढ़ाता है, आय को घटाता है। आय प्रभाव मांग को घटाता है, जबकि आय प्रभाव देखिए, प्रतिस्थापन प्रभाव मांग को बढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन आय प्रभाव मांग को घटाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका होगा ए नंबर। इसके बाद में 104 नंबर प्रश्न, आज का 104 नंबर प्रश्न। देश की सकल घरेलू बचत में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम योगदान देता है? कौन सा क्षेत्र सबसे अधिकतम योगदान देता है? घरेलू क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद में आएगा नरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नरेगा कार्यक्रम किससे संबंधित है? सुनिश्चित रोजगार से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है नरेगा सितंबर 2005 में संसद में पारित हुआ था और इसे 2 फरवरी 2006 को प्रभावी किया गया था। और इसमें लगभग पहले तो 100 दिन थे, अब कितने कर दिए गए हैं? 125 दिन कर दिए गए हैं। ठीक है, 125 दिन कर दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 106 की। 106 नंबर प्रश्न, देश का केंद्रीय बैंक ऋण देता है। देश का केंद्रीय बैंक ऋण देता है, किसे देता है? देश का केंद्रीय बैंक जो है वो वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, और अगर बात करें तो यह नोटों का निर्गमन, बैंकों का बैंक, सरकार बैंकर, विदेशी मुद्रा का साख प्रबंधक आदि कार्य करता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 107 है, रेपो क्रियाओं में के लिए निम्नलिखित में से क्या एक सत्य नहीं है? रेपो क्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से क्या एक सत्य नहीं है? तो इनमें जो है बात करें तो यह वाणिज्यिक बैंक द्वारा क्रियान्वित की जाती है, सही नहीं है। तो यही ऑप्शन इसका सही होगा, ए नंबर। ये बात नहीं होती है। ठीक है, जो बात करें तो रेपो का जो क्रियान्वयन है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा नहीं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मुद्रा के निम्नलिखित मानों में से किसे आरक्षित मुद्रा कहा जाता है? आरक्षित मुद्रा किसे कहा जाता है? M0 को आरक्षित मुद्रा कहा जाता है। आपने M1 पढ़ा होगा, M2 पढ़ा होगा, M3 पढ़ा होगा, M4 पढ़ा होगा, लेकिन M0 नहीं पढ़ा होगा। लेकिन मैंने आपको ये M0 भी पढ़ाया है, ये भी पढ़ाया है।
ठीक है। तो ये आरक्षित मुद्रा होती है, ध्यान रखिएगा। भारत में इसे आरक्षित मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। इसे आधार मुद्रा भी कहा जाता है, एक और नाम है इसका, ठीक है। आधार मुद्रा, कौन सी मुद्रा? आधार मुद्रा भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसमें चलन में मुद्रा बैंकों का जो आरबीआई के पास जमा आरडी है, आरबीआई के पास अन्य जमा ओडी है, उनको सम्मिलित करते हैं। यानी कि M0 बराबर क्या आएगा? M0 बराबर आता है C प्लस आर डी प्लस ओडी, आर डी प्लस ओडी आएगा इसके अंदर का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 109, संरक्षण की विधि के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? संरक्षण की विधि के लिए प्रशुल्क, अभिहंस, विनिमय नियंत्रण, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ये सभी जरूरी हैं, सही हैं ये, ठीक है। इसके बाद में 110 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यता नहीं है? तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यता की बात कर रहा है, ठीक है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यता की बात कर रहा है। तो देखिए, बात करें व्यापार विघ्नों की अनुपस्थिति, ये पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है, ये भी सही है। उत्पादन लागत श्रम लागत पर निर्भर करती है, ये भी सही है। पैमानों का वर्धमान प्रतिफल, पैमानों का वृद्धमान प्रतिफल, ठीक है, ये इसका जो है सिद्धांत की मान्यता नहीं है, ये इसके सिद्धांत की मान्यता नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न नंबर 111 की। 111 नंबर प्रश्न की, अप्रैल 30, 2003 से अप्रैल 30, 2009 के बीच मौद्रिक नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण अपरिवर्तनीय रहा था? ठीक है, कौन सा रहा था जी? तो वो है बैंक दर। कौन सा? बैंक दर है, जो कि 6% पर जो है स्थिर रहा था। कितने प्रतिशत पर? 6% पर निर्धारित रहा था, ठीक है। इसके बाद में 112 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन एक बैंक का साख सृजन करता है? देखिए, साख सृजन का कार्य जो है वो वाणिज्यिक बैंकों का है। किसका? वाणिज्यिक बैंकों का। और साख नियंत्रण आरबीआई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे 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 प्रश्न नंबर 113 पर, व्यय कर लगाने का सबसे पहले सुझाव किस अर्थशास्त्री ने दिया था? ठीक है, व्यय कर लगाने का जो है काल्डोर ने दिया था। किसने दिया था? काल्डोर ने दिया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, काल्डोर आ जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 114 नंबर प्रश्न। 114 नंबर प्रश्न देखिए, यदि सरकार का बजट 21 मार्च तक पारित न हो सके तो सरकार व्यय किस आधार पर किया जाता है? सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जी ये भी। तो वो लेखा अनुदान के जो है आधार पर किया जाए। किसके आधार पर? लेखा अनुदान के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यदि सरकार का बजट 31 मार्च तक पारित न हो सके तो सरकार अनुच्छेद 11 के अंतर्गत, ठीक है, लोकसभा में लेखा अनुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है, ठीक है। तो इसका होगा सी नंबर ऑप्शन। इसके बाद में बात करते हैं 115 नंबर प्रश्न, जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो अवशेष को क्या माना जाएगा? तो उसे माना जाएगा प्राथमिक घाटा। क्या माना जाएगा? प्राथमिक घाटा। अगर राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाता है तो वो प्राथमिक घाटा बचता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे 116 नंबर प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन एवं उनकी पुनर्रचना हेतु निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था? तो जो है वर्मा समिति का गठन किया गया था। किसका किया गया था? वर्मा समिति का 1999 में किया गया था। कब किया गया था? 1999 में किया गया था, ठीक है। इसके बाद में 117 नंबर प्रश्न है, शिकागो स्कूल के अर्थशास्त्रियों को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? शिकागो स्कूल के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मौद्रिकवादी माना जाता है। क्या माना जाता है? मौद्रिकवादी माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 118। प्रश्न नंबर 118 देखिए, इकोनॉमिक्स के अपने जो है प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं। इसके बाद में मनोविज्ञान के प्रश्न शुरू हो जाएंगे। अपने 30 प्रश्न जो है मनोविज्ञान के शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो 118 नंबर प्रश्न की बात करें, सोलो के दीर्घकालीन विकास मॉडल में कौन सी मान्यता गलत है? कौन सी मान्यता गलत है? तो देखिए, सोलो के अगर मैं मान्यताओं की बात करूं
तो उन्होंने दो साधन श्रम एवं पूंजी का प्रयोग किया था। पैमाने के स्थिर प्रतिफल मान्य थे, कीमत और मजदूरी लोकशील मान्य थी, ठीक है। श्रम स्थायी रूप से पूर्ण रोजगार में रहता है, पूर्ण रोजगार की स्थिति उन्होंने मानी थी। और बचत का अनुपात जो है वो स्थिर माना था उन्होंने, ठीक है। और श्रम और पूंजी को परस्पर क्या किया जा सकता है, स्थानापन्न किया जा सकता है। और तकनीकी प्रगति उन्होंने तटस्थ मानी थी, ठीक है। और श्रम शक्ति की वृद्धि की दर जो है उन्होंने बहिर्जनित निर्धारित होती है, ऐसा उन्होंने माना था, ठीक है। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। ये मूल्य तथा मजदूरी स्थिर हो, मूल्य तथा मजदूरी स्थिर हो, ये उनकी मान्यता नहीं है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। उत्पादन फलन समरूप है, बचत अनुपात स्थिर है, श्रमिकों का पूर्ण राजगौर हो, ये सारे सही हैं, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 119 है, प्रशुल्क की वह दर जिसके आगे व्यापार की शर्तों में सुधार होने से प्राप्त होने वाले लाभ की तुलना में व्यापार की मात्रा में कमी से होने वाली हानि अधिक होने लगती है तो कहा जाता है। देखिए प्रशुल्क की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो ये बात कर रहा है कि प्रशुल्क की वह दर जिसके आगे व्यापार की शर्तों में सुधार होने से प्राप्त होने वाले लाभ की तुलना में व्यापार की मात्रा में कमी होने वाली हानि अधिक होने लगती है तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे अनुकूलतम प्रशुल्क कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अनुकूलतम प्रशुल्क कहा जाएगा। इसके बाद में जी जो इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है 120वां प्रश्न, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है, कौन सा एक सत्य नहीं है, तो विश्व व्यापार संगठन की विधिक प्रशस्ति है, ये बात सत्य है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन गेट का एक प्रसार है, जी नहीं, ये गलत है, ये गलत है। विश्व WTO जो है वो गेट का एक प्रसार नहीं है। बात करें अगर विश्व व्यापार संगठन की तो ठीक है, इसकी जो स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है विश्व व्यापार संगठन गेट का एक प्रसार नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन ने गेट प्रस्तापित किया है, बाकी सारी बातें सही हैं, ठीक है, सत्य हैं। इसके बाद में जी अपने बात करते हैं 121 नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान के प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए प्लीज़, क्लास को शेयर कीजिए। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो नैतिक तर्कना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नैतिक तर्कना कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में 122 नंबर प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। व्यापक मूल्यांकन किस ओर इंगित करता है, तो व्यापक मूल्यांकन जो है वो इंगित करता है संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन जो है वो इंगित करता है, ठीक है। इसके बाद में 123 नंबर प्रश्न, 123 नंबर प्रश्न देखिए, 123 नंबर प्रश्न, विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है। यह किसका उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, ये जो है सकारात्मक अंतरण का सिद्धांत है, किसका, सकारात्मक अंतरण का सिद्धांत है। इसके बाद में बात करते हैं 124 नंबर प्रश्न, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। चिंतन का मूर्त क्रियाओं से प्रदर्शित होना, बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि, संवेगात्मक प्रोत्साहन की घटना बढ़ जाती है और पढ़ाई के प्रति लापरवाह रुपया। देखिए अगर बात करें किशोरों के संदर्भ में, ठीक है, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 125 नंबर प्रश्न की। 125 नंबर प्रश्न की बात करें तो व्यक्तित्व विकास से, ठीक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह होता है, ठीक है। देखिए व्यक्तिगत विकास से जो है आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण, आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण की जो वो विकास में अहम भूमिका होती है, ठीक है। शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है, ठीक है, मुख्य जिम्मेदारी क्या है, ठीक है, कठोर अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, यही होगा इसका आंसर, ठीक है, बी नंबर इसका आंसर होगा। देखिए थोड़ी तबीयत ख़राब नहीं है, फिर भी आपका पेपर सोल्यूशन करवा रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद में बात करते हैं अपने
127 नंबर प्रश्न की, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। विचार किसका है? यह विचार किसका है? तो ये जीन पियाजे का है। किसका है? जीन पियाजे का है। 128 नंबर प्रश्न, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दें। विद्यार्थियों को जो करना चाहते हैं करने दें। नहीं जी, विद्यार्थियों से कड़ाई से नहीं जी, तो इसका आएगा विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दें, सी नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं 129 नंबर प्रश्न। 129 नंबर प्रश्न देखिए कि सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो, तब आप उससे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहेंगे? किस प्रकार का व्यवहार करना चाहेंगे? देखिए, तो सबसे पहले तो ऑप्शन पढ़ते हैं, उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे, ये तो बात ही खत्म कर दो जी। ठीक है, कक्षा में उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे। ठीक है, चलो मान लेते हैं, ठीक है, कुछ हद तक। इसके बाद में हम बात करते हैं, लेकिन हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। आप सोचेंगे कि अंधापन उसकी नियति ही थी और कुछ, ये तो जी बिल्कुल ही नहीं होगा। आगे वाली पंक्ति में उसे बिठाने की व्यवस्था करेंगे और उसकी सुविधा अनुसार, हाँ जी यही आएगा। ठीक है, उसे बिठाएंगे सुविधा अनुसार, यही आएगा इसका डी नंबर। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न नंबर 130 की। प्रश्न नंबर 130 देखिए, प्रश्न नंबर 130, विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो इसका जो है आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन जो है, आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। तो इसका बी होगा। क्या होगा? बी। 131 नंबर प्रश्न पर पहुंच गए हैं। पेपर कंप्लीट होने वाला है, केवल 20 प्रश्न रह गए हैं। ठीक है, 131 नंबर, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए। यह इशारा किसकी ओर इंगित करता है? तो ये इशारा जो है वो इंगित करता है बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। 132 नंबर प्रश्न। 132 नंबर प्रश्न देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक एवं करियर निर्देशन की आवश्यकता है। शैक्षिक एवं करियर व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता है, केवल करियर निर्देशन की आवश्यकता है, केवल शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। तो इसमें जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है बात करें तो इसका जो होगा बी आएगा आंसर, शैक्षिक करियर एवं व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता है। ठीक है, 133 नंबर प्रश्न देखिए, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? क्या है सर्वाधिक उचित तरीका? प्रातःकाल सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट, विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। ठीक है, और इसके बाद में सी नंबर ऑप्शन है, शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। और डी नंबर, विद्यार्थियों को नैतिकता और नैतिकता के बीच अंतर को सिखाना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। ठीक है, अगर बड़े या शिक्षक ऐसे करेंगे तो जो विद्यार्थी है वो अपने आप उनका अनुसरण करेंगे। ठीक है, 134 नंबर प्रश्न। 134 नंबर प्रश्न, कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं, खेल के क्लास में उन्हें एक कोने में बिठाना चाहिए? नहीं जी, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यही हो जाएगा इसका बी नंबर। ठीक है, इसके बाद में 135 नंबर प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन द्वारा होता है। जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद में 136 नंबर प्रश्न है, सृजनवाद में 136 नंबर प्रश्न देखिए, 136 नंबर प्रश्न, 136 नंबर प्रश्न, सृजनवाद में क्या होता है? सृजनवाद में आप क्या आएगा, बच्चे सीखने की प्रक्रिया रूप से प्रतिभाग करते हैं, शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है। शिक्षा इसके अंदर सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है। ठीक है, 137 नंबर प्रश्न, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या किया जाना चाहिए? पाठ्य पुस्तकों चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए, चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए, कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। सी नंबर आएगा। ठीक है, इसका करेक्ट बिल्कुल राइट आंसर सी होगा इसका।
इसके बाद हम बात करते हैं 138 नंबर प्रश्न। 138 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? ठीक है, तो इसका जब ए नंबर ऑप्शन देखिए, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए तथा उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, जब बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ाने को कहा जाए, ठीक है, जब बच्चे को पढ़ने को कहा जाए, जब बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए, जब बच्चे को उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाए। देखिए, बच्चे भावनात्मक रूप से बड़े कोमल होते हैं, ठीक है, यदि उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें महत्वपूर्ण समझा जाए तो उनके संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 139 की, निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होती है? ठीक है, सीखने हेतु सीमित अवसर हों, नहीं जी ये तो होगा ही नहीं। बच्चों का उत्तर याद करने के लिए कहा जाए, ये भी नहीं होगा। किसी समस्या का समाधान बता दिया जाए, ये भी नहीं होगा। जब बच्चों को स्वयं करके सीखने से अधिक इसके अवसर देने चाहिए, इससे बच्चे में सृजनात्मकता में वृद्धि होगी। ठीक है, तो जी इसके बाद में प्रश्न नंबर आगे आ गया है हमारा 140 नंबर प्रश्न। 140 नंबर प्रश्न, गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देता है? तो गतिविधि आधारित शिक्षण जो है वह सभी विद्यार्थियों की जो है सक्रियता पर बल देता है। किस पर? सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर बल देता है। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद में 141, परामर्श में सम्मिलित नहीं है, परामर्श में सम्मिलित नहीं है तो बच्चों से मित्रता पूर्वक बातचीत करना जो है परामर्श में शामिल नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न नंबर 142 की। 142 नंबर प्रश्न, राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 8वीं तक की पाठ्यचर्या का निर्माण करती है, कौन करती है? तो इसका जो निर्माण है जो SERT, ठीक है, करती है राज्य स्तर पर। ठीक है, ये आएगा इसका। ठीक है, इसके बाद 143 नंबर प्रश्न, मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थी के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं, आप क्या करेंगे? आप पृथक बैठने की व्यवस्था, जी ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। आप उच्च अधिकारियों से निर्देशन प्राप्त करेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे, ये आएगा इसका सी नंबर ऑप्शन होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 144 की। 144 का आज का प्रश्न है, पेपर का समाप्त होने वाला है अपना पेपर। तो 144 नंबर प्रश्न देखिए कि विज्ञान में मोनिका की संप्राप्ति अच्छी है किंतु गणित में खराब है, इसका प्रमुख संभाव्य कारण क्या हो सकता है? ठीक है, बालिकाएं प्राय गणित में कमजोर होती हैं, मोनिका के माता पिता अशिक्षित हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। गणित शिक्षण प्रभावी नहीं है, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 145 नंबर प्रश्न। मात्र 6 प्रश्न बचे हैं आज के। 145 नंबर प्रश्न देखिए, एक शिक्षक की नियुक्ति सुदूर गांव में की जाती है जहां पर ग्रामवासी अशिक्षित है तथा विद्यालय भवन एवं पेयजल का अभाव है। गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा है। सबसे बड़ी बाधा क्या होगी? विद्यालय भवन का अभाव, अशिक्षित माता पिता, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव, इसका यही आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर होगा, समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव। आज का 146 नंबर प्रश्न देखिए। 146 नंबर प्रश्न, अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए दिया गया रिवार्ड होना चाहिए। देखिए, प्रबलन से हमारा तात्पर्य उद्दीपन स्टिमुलस से है। ठीक है, तो इसमें क्या है, उत्तर प्राप्त करने के तुरंत बाद, उत्तर प्राप्ति करने के ठीक पहले, उत्तर देने के साथ साथ, उसी क्षण, उत्तर देने के बाद, पर्याप्त विलंब के पश्चात। तो इसमें करेक्ट जो आंसर आएगा हमारा आएगा उत्तर प्राप्ति होने के तुरंत बाद। ठीक है, इसके बाद में 147, नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित करता है। किसे प्रदर्शित करता है जी? अधिगम में निर्धारण को, अधिगम का निर्धारण, अधिगम के लिए निर्धारण, इसका आंसर आएगा अधिगम के लिए निर्धारण। ठीक है, इसके बाद में 148 नंबर प्रश्न देखिए जी। 148 नंबर प्रश्न देखिए। 148, 5वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को का संकेत माना जाता है।
उनकी अधिगम कुशलता में कमी, उनकी अधिगम रचना, उनकी अधिगम अक्षमताएं, अधिगम के प्रति उनकी अबोधता। तो ये तीनों ऑप्शन इसके नहीं होंगे, ए सी डी इसका ऑप्शन होगा, बी नंबर सही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 149 नंबर प्रश्न। 149 नंबर प्रश्न, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए, देखिए, विभिन्न व्यवसायों के लिए, विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद में आज का अंतिम प्रश्न, लो जी अपने पहले पेपर का आज अंतिम प्रश्न है। आज अंतिम प्रश्न है समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। किस ओर संकेत करती है? जो केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जो सभी निरयोग्य बच्चों को शामिल करती है, ये भी नहीं होगा। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो इसका सी होगी, बिना किसी योग्यता के। देखिए, जो समावेशी शिक्षा है वो विविधता को प्रोत्साहित करती है, जिसमें सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक आदि स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर साथ मिलकर आगे बढ़ने के समुचित अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका होगा सी नंबर। तो लो जी, ये था आपके पहले पेपर का पूरा सॉल्यूशन, जो कि मैंने विस्तार पूर्वक आपको बता दिया है। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट लगता है तो मुझे ज़रूर बताइए। कुछ 2-3 प्रश्न मैंने छोड़े भी हैं जिसमें मुझे डाउट है थोड़ा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा जो पेपर सॉल्यूशन है, ये जो क्लास है, आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ साथ आपके बहुत सारे डाउट और भी क्लियर हुए होंगे। तो जो आपने कल पेपर किया है, अब आप उसके साथ ये इसके जो आंसर है आप मिलाइए और कमेंट में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, और आज फिर शाम को 8 बजे तैयार रहें, शाम को 8 बजे तैयार रहें। ठीक है, आज फिर दूसरा पेपर होगा। कौन सा पेपर होगा? दूसरा पेपर होगा। और पेपर को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो कल फिर मिलेंगे दूसरे पेपर के सॉल्यूशन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।